वेलकम एवरीबॉडी। विलियन चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। समविलेय ताप या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर जो था उसमें यदि जो दो द्रव मिलाए गए हैं उसमें अशुद्धियों की मात्रा परिवर्तित होने पर या अशुद्धियां मिलाई जाने पर CAST में या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर या समविलेय ताप में क्या परिवर्तन होता है। तो उसके लिए हम एडिंग लेके चल रहे हैं। समविलेय ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव, अर्थात दो पूर्ण मिश्रणीय द्रव युग्म जो दिए थे, ये आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म जो दिए थे, उन आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्मों में से किसी भी द्रव के अंदर यदि पदार्थ मिला करके अशुद्धियां उत्पन्न की जाए तो अशुद्धियों की उपस्थिति के अंदर CST किस तरीके से प्रभावित होता है। तो उसको दर्शाने के लिए बिल्कुल सिंपल से दो तरीके ध्यान रखें। नंबर एक, दो आंशिक मिश्रणीय द्रव हैं, ये ध्यान रखना। पहली चीज, आंशिक मिश्रणीय द्रव है, दोनों द्रव साथ में उपस्थित है तो कैसी प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। दोनों ही द्रव वास्तव में संयुग्मी विलयन बनाते हैं, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे में संतृप्त विलयन युक्त दो प्रावस्थाओं के विलयन या संयुग्मी विलयन प्रदर्शित कर रहे हैं। संयुग्मी विलयन का ताप यदि बढ़ाया जाता है तो संयुग्मी विलयनों का ताप बढ़ाने पर दोनों द्रवों की एक दूसरे में विलेयता बढ़ती है और एक निश्चित ताप जिस पर दोनों द्रव एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो जाते हैं, एकल प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, समविलेय ताप कहा जाता है। तो वह स्थिर या निश्चित ताप जिस पर संयुग्मी विलयन की दोनों प्रावस्थाएं एकल प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को CST या समविलेय ताप या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या क्रांतिक विलयन ताप के नाम से दर्शाया जाता है। यह ताप वास्तव में अशुद्धियां अगर पदार्थों में उपस्थित है या दोनों द्रवों में अशुद्धियां उपस्थित है तो उससे किस तरीके से प्रभावित होगा, उसकी प्रक्रिया के अंदर पहली बात आती है कि दोनों द्रवों में से केवल एक द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए। तो ध्यान रखना है, केवल एक द्रव में विलेय अशुद्धि मिलाने पर, एक द्रव में विलेय अशुद्धि मिलाने पर, एक में विलेय का मतलब क्या है। यदि मैं बात करता हूं फिनॉल और जल की विलयन की, H2O और HPH, HOPH या सिंपल सा लिख देते हैं फिनॉल, तो फिनॉल है और वाटर है, ये दोनों के विलयन यहां पर कैसे हैं, संयुग्मी विलयन के रूप में उपस्थित है। जल में फिनॉल का संतृप्त विलयन और फिनॉल में जल का संतृप्त विलयन उपस्थित है। ऐसी स्थिति में यदि केवल एक द्रव में विलेय अशुद्धि, यानी या तो केवल वाटर में सॉल्युबल इंप्योरिटी मिलाई जाए या फिनॉल में सॉल्युबल इंप्योरिटी या अशुद्धि मिलाई जाए, तो समविलेय ताप में क्या परिवर्तन होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है, किसी एक द्रव में घुलनशील या विलेय अशुद्धि मिलाई जाए या उसमें घुलने वाली अशुद्धि मिलाई जाए तो घुलनशील लिख देना, अशुद्धि मिलाई जाए तो क्या होगा, समविलेय ताप हमेशा ही क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो क्लियर, ये समविलेय ताप हमेशा बढ़ेगा। तो यदि किसी भी संतृप्त या इस तरह के संयुग्मी विलयन में यदि किसी एक विलयन या विलायक में या एक द्रव में घुलने वाली अशुद्धि मिलाई जाए तो चूंकि अगर इस द्रव में मिलने वाली या इस द्रव में घुलने वाली अशुद्धि मिलाई जाए तो फिनॉल की इसमें विलयशीलता क्या होगी, घट जाएगी। और अगर फिनॉल की जल में विलयशीलता घटेगी तो हमें इन दोनों को आपस में घोल करके या मिश्रणीय करके एक प्रावस्था में बदलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और इसीलिए CST का मान बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि केवल एक द्रव में घुलनशील या विलयशील अशुद्धि मिलाई जाए तो CST का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान हमेशा बढ़ता है। अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए तो मैं दो एग्जांपल लेता हूं। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं जल में घुलने वाली को अशुद्धि मिलाऊंगा तो फिनॉल की जल में विलयशीलता कम हो जाएगी
और फिनॉल की जल में विलयशीलता घटी तो इन दोनों को आपस में घोलने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और इसीलिए CST का मान बढ़ेगा। और यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसके CST का मान 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यदि मैं इसमें पहली अशुद्धि मिलाता हूं नंबर 1 करके, और वो है जल में घुलनशील अशुद्धि। अगर जल में घुलनशील अशुद्धि के रूप में मैं KCl या NaCl मिला देता, तो इसमें हम NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, या कोई भी आयनिक यौगिक जो जल में घुलनशील है उसको लिया जाए तो वह आयनिक यौगिक फिनॉल में नहीं घुलेगा। और अगर फिनॉल में नहीं घुलता है तो ऐसी स्थिति में केवल जल में घुलनशील अशुद्धि मानी जाएगी, और जल में घुलनशील अशुद्धि NaCl इस संयुग्मी विलयन में मिला दिया जाए तो इसका समविलेय ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर अगर एग्जांपल लें, केवल 1% NaCl किस में मिला दिया जाए, इस संयुग्मी विलयन में, तो पूरा का पूरा NaCl HCl में घुल जाएगा, ये H2O में घुल जाएगा। लेकिन H2O में घुलते ही क्या स्थिति होगी, फिनॉल की H2O में विलयनशीलता घटेगी। अब मुझे वापस दोनों को घोलना या एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय करके एकल प्रावस्था बनानी है, तो इस मिश्रण को वापस क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और गर्म करने पर 1% NaCl को संयुग्मी विलयन में मिलाने पर CST कितना बढ़ जाता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यानी इस विलयन का CST कितना हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड CST। तो फिनॉल और जल के समान द्रवों को लेकर के यदि इसमें 1% NaCl अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो समविलेय ताप 68.1 डिग्री से बढ़कर 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसी तरीके से यदि मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं और इसमें यदि फिनॉल में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए, फिनॉल में घुलनशील अशुद्धि यदि मिलाई जाए तो क्या स्थिति आएगी, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। तो फिनॉल में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तब भी यही स्थिति होगी। जल में जो पदार्थ नहीं घुल रहा है, केवल फिनॉल में घुल रहा है, तो फिनॉल में पदार्थ घुलेगा तो जल की फिनॉल के अंदर घुलनशीलता घटेगी। तो और अगर हमें दोनों को वापस घोलना है तो वापस CST आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और CST क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात CST पर भी यदि मैं, CST पर क्या होता है, 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल और फिनॉल दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय हो गए हैं। लेकिन अगर मैं इसी समय NaCl अंदर मिला दूंगा तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों द्रव वापस पृथक हो जाएंगे, फिर क्योंकि जल में फिनॉल की और फिनॉल में जल की विलयशीलता घट जाएगी। क्योंकि NaCl केवल जल में घुलनशील है तो ये जल को फिनॉल से पृथक कर देता है। और जैसे ही पृथक होगा वापस मुझे वापस विलयन, एकल प्रावस्था विलयन बनाना है तो मुझे वापस इसको गर्म करके 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना पड़ेगा, तब भी जाकर के वास्तविक वापस सामान्य विलयन प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर फिनॉल में घुलनशील अशुद्धि के रूप में मैं नेफ्थलीन मिलाता हूं, मात्रा में लिख देता हूं, 1.5% नेफ्थलीन अगर मिलाई जाए, नेफ्थलीन मिलाई जाए जो कि केवल फिनॉल में घुलती है, इसमें नहीं घुलती, तो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड फिनॉल जल का जो विलयन है उस विलयन में जैसे ही 1.5% नेफ्थलीन मिलाई, चूंकि नेफ्थलीन केवल फिनॉल में घुलती है, जल में नहीं घुलती है, तो जैसे ही CST 68.1 डिग्री पर इस विलयन के अंदर ये मिलाया जाएगा नेफ्थलीन को, तो दोनों द्रव वापस पृथक हो जाएंगे और दो अलग अलग प्रावस्थाओं के रूप में संयुग्मी विलयन बनेगा। अब इस विलयनों को वापस आपको एक एकल प्रावस्था में बदलना है, दोनों की घुलनशीलता वापस बढ़ानी है, तो आपको टेम्परेचर वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो 1.5% नेफ्थलीन मिलाने पर फिनॉल जल का जो विलयन है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो वापस दो अलग अलग प्रावस्थाओं में परिवर्तित हो जाएगा और पुनः उनको सामान्य प्रावस्था में लाना है। तो ऐसी स्थिति में विलयन को गर्म करेंगे और लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ करके इस विलयन का वापस CST कितना हो जाएगा, अब CST 30 डिग्री किससे बढ़ेगा, इससे, तो ये होगा 98.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल सा है, CST पर प्राप्त जो आंशिक मिश्रणीय द्रवों का विलयन है
उस विलयन में अशुद्धि मिलाई जाने पर CST के मान में वृद्धि होती है। लेकिन अशुद्धि कौन सी मिलाने पर CST बढ़ेगा? केवल एक द्रव में, दो आंशिक मिश्रणीय द्रवों में से किसी एक द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर CST का मान बढ़ता है, जिसको हमने दो एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट किया। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, केवल एक द्रव में घुलनशील या विलयशील अशुद्धि मिलाने पर CST का मान हमेशा बढ़ता है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं सेकंड नंबर पे, यदि ऐसी अशुद्धि मिलाई जाए जो दोनों द्रवों में घुलनशील है तो क्या स्थिति होगी? तो हम इसको सेकंड पार्ट लेते हैं, दोनों द्रवों में घुलनशील, दोनों द्रवों में घुलनशील या विलयशील अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर, अब यहां स्थिति क्या होगी? एक द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर तो CST बढ़ता है, लेकिन यहां पर जैसे दोनों द्रवों में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाएगी तो दोनों द्रवों में विलयशीलता बढ़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा ही CST का मान घटकर कम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि CST का मान घटता है या ताप घटता है या कम होता है। बढ़ता कब है? एक ही द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर, और दोनों द्रवों में घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर CST का मान घटकर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में लें, साबुन यदि मिलाए जाएं तो सभी साबुन फिनॉल और जल दोनों में घुलनशील है, इसलिए CST के मान को घटाते हैं। इसी तरीके से यदि इसकी जगह सक्सिनिक एसिड लिया जाए, सक्सिनिक एसिड, इस एसिड को हम सक्सिनिक एसिड कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस सक्सिनिक एसिड को यदि मिलाया जाए इसी विलयनों के अंदर दो आंशिक मिश्रणीय द्रव फिनॉल और जल में, तो इनके समविलय ताप में क्या होगी? कमी। अगर उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं, एक साबुन ले लेता हूं, नाम है सोडियम ऑलिएट। सोडियम ऑलिएट का सूत्र होता है C17H33 और COONA। ये आपका सोडियम ऑलिएट साबुन है, और इस सोडियम ऑलिएट को यदि द्रव में या इन दोनों द्रवों के समविलय या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन में मिला दिया जाए, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन या संयुग्मी विलयन जो दिए गए हैं इनमें मिलाया जाए, तो क्या स्थिति होगी? CST का मान यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो CST यहाँ पर घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। कैसे? अगर मैं मात्रा प्रदर्शित करूं तो CST भी एग्जैक्ट हो जाएगा। यदि सोडियम ऑलिएट केवल 0.98% मिला दिया जाए तो विलयन का ताप घट करके, अर्थात CST घट करके कितना हो जाएगा? 43.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि मैं इसके CST 68.1 में से 43.7 घटा देता हूं तो क्या स्थिति आएगी? 4, ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपके 4, तो ये हो जाएगा वापस 4, सेकेंड हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 7, 4, 11, 8 हो गया, 4, 2, 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड 68 से टेम्परेचर CST घटकर कम हो जाता है। तो बिल्कुल दो सिंपल से पॉइंट है। CST में किसी एक द्रव में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाने पर क्या होगा? CST का मान बढ़ेगा, और दोनों द्रवों में घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तो CST का मान घटकर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर केवल 0.98% सोडियम स्टीरेट मिलाने पर, साबुन मिलाने पर समविलय ताप घटकर 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से अशुद्धियों का CST पर क्या प्रभाव है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैं टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने जो द्रव द्रव विलयन लिए थे उनमें हमने 3 प्रकार के द्रव द्रव विलयनों में से पूर्ण मिश्रणीय द्रव मिश्रण या विलयन,
या दूसरे लिए थे हमने आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म, और अब तीसरे में लेके चल रहा हूं, थर्ड पार्ट है उसका, वो है पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म। तो तीसरा यहां पर मैं पॉइंट लेके चल रहा हूं, वो है पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म, कंप्लीटली इममिसिबल लिक्विड कपल या लिक्विड मिक्सचर कह दीजिए। और इस द्रव युग्मों की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, ऐसे कोई दो द्रव जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से अमिश्रणीय है, तो उन दोनों द्रवों को यदि आपस में मिलाया जाए तो दो भिन्न पृथक प्रावस्थाएं बनेगी। जैसे यदि मैं H2O के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूं, तो यहाँ पर H2O भी शुद्ध अवस्था में रहेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी शुद्ध अवस्था में रहेगा। न तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जल और न जल में कार्बन टेट्राक्लोराइड घुलेगा। ऐसी स्थिति में दो शुद्ध द्रवों का मिश्रण बनेगा और इस मिश्रण में दोनों प्रावस्थाएं स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग होगी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रावस्था और H2O की प्रावस्था पूर्णतः अलग अलग रहती है, और ऐसे प्रकार के द्रव मिश्रणों को हम पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म या मिश्रण कहते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल तो यही हो जाएगा। इसके अलावा हम ले सकते हैं H2O के साथ में यदि कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाए तब भी ये स्थिति आती है। अगर H2O के साथ में CHCl3 लिया जाए तो पूर्ण अमिश्रणीय द्रव की श्रेणी में आता है। H2O के साथ में यदि बेंजीन C6H6 लिया जाए तब भी इस तरीके से पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म बनते हैं। और एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है H2O और एनिलीन का। H2O और एनिलीन अर्थात C6H5NH2, ये भी पूर्ण अमिश्रणीय द्रव युग्म का निर्माण करते हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो दोनों की शुद्ध प्रावस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में रहेगी, लेकिन ये एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और इसीलिए इनको अमिश्रणीय द्रव युग्म के रूप में कहा जाता है। अब इस द्रव युग्मों के अंदर हम आसवन की विधि द्वारा यदि पृथक करना चाहें तो ऐसे द्रव मिश्रणों को आसवन की विधि द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी आसवन विधि काम आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एनिलीन और जल को यदि पृथक करना हो, ठीक है, या एनिलीन का शुद्धिकरण करना हो, वैसे तो अगर सिंपल पृथक करना हो पृथककारी कीप से पृथक कर दीजिए, क्योंकि दोनों परतें एक दूसरे से केवल संपर्क में हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, न घुलनशीलता है, तो हम पृथककारी कीप से पृथक कर देंगे। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक द्रव का शुद्धिकरण चाहते हैं, चाहे इनमें से कोई भी लिया जाए, ज्यादातर हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर मुझे एनिलीन का शुद्धिकरण करना है, अशुद्ध एनिलीन है और अशुद्ध एनिलीन से शुद्ध एनिलीन प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर भापी आसवन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि एनिलीन भाप या गर्म H2O के अंदर या गैसीय H2O के अंदर ये वाष्पशील होता है, लेकिन ठंडा होने पर यदि दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो दोनों की परतें अलग अलग होती है। केवल फिनॉल ही वाष्पीकृत होगा, अशुद्धियां वाष्प के साथ वाष्पशील नहीं होगी। ऐसी स्थिति के अंदर एनिलीन का शुद्धिकरण हम कर सकते हैं, या किसी मिश्रण में उपस्थित एनिलीन है तो उसको पृथक किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट इसमें आता है वो इंपॉर्टेंट है, और वो है भापी आसवन द्वारा एनिलीन का शुद्धिकरण। और यहां पर एनिलीन का शुद्धिकरण भापी आसवन विधि से क्यों किया जाता है उसके कारण मैं आपको यहां स्पष्ट करूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण कौन सी विधि से किया जाता है? भापी आसवन विधि से किया जाता है। भापी आसवन विधि क्या है? भाप, एक तरफ जल को गर्म करके भाप उत्पन्न की जाती है, इस भाप को अशुद्ध एनिलीन के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। एनिलीन उस भाप की उपस्थिति के अंदर क्या हो जाता है? वाष्पशील होता है, और भाप और एनिलीन की वाष्प दोनों
उस पात्र में से बाहर निकलेगी, जिसको हम संघनित्र से ठंडा करके एकत्रित कर देते हैं या द्रव में परिवर्तित कर देते हैं। द्रव अवस्था के अंदर एनिलीन और वाटर पूर्णतः अमिश्रणीय है। ऐसी स्थिति में प्राप्त द्रव को हम पृथककारी कीप से अलग करके शुद्ध एनिलीन प्राप्त करते हैं और उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर भापीय आसवन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर भापीय आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड एनिलीन के प्योरिफिकेशन में यूज कर रहे हैं और इसके लिए ये विधि ही आसवन की क्यों काम आती है, उसका पहला कारण है एनिलीन अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाती है। पहला काम हो जाएगा, एनिलीन अपने क्वथनांक पर या बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी बात की जाती है, एनिलीन का क्वथनांक उच्च है। एनिलीन का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट उच्च है। कितना है, यहां मैं लिख रहा हूं 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आसवन की विधि में इतना उच्च तापक्रम उत्पन्न किया जाए तो थोड़ी समस्या रहती है और एनिलीन विघटित भी हो जाती है। इसलिए हम भापीय आसवन की विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें एनिलीन को अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत करके पृथक किया जाता है। अब भापीय आसवन विधि की शर्तें क्या है, किन शर्तों पर भापीय आसवन संपन्न होता है, तो वो शर्तें भी मैं आपको साथ में प्रदर्शित करता हूं। तो भापीय आसवन प्रदर्शित करने के लिए शर्तें यदि दर्शाई जाए तो पहली शर्त यह है कि जिस द्रव को हम भापीय आसवन की विधि से शुद्ध कर रहे हैं वह द्रव भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होना चाहिए। तो पहली स्थिति हो जाएगी, द्रव भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होना चाहिए। उपस्थिति में वाष्पशील हो, पहली स्थिति आ जाएगी, वाष्पशील होना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है सेकंड नंबर पे, दोनों द्रव पूर्ण अमिश्रणीय हो। द्रव जल के साथ पूर्ण अमिश्रणीय होना चाहिए। यदि दिया गया द्रव जल में घुल जाता है तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण इस विधि से किया जाना संभव नहीं। तीसरी स्थिति आती है, द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित होना चाहिए। क्वथनांक पर अपघटित होता हो, तभी हम इस विधि का उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है, दोनों द्रव चूंकि पूर्ण अमिश्रणीय है, इसलिए इन दोनों के वाष्प दाब एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होते हैं। तो सिंपल आप पॉइंट आप ध्यान रखोगे, दोनों द्रवों के वाष्प दाब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते हैं और इसीलिए इनको हम इसी विधि से शुद्ध करते या कर सकते हैं। भाप की उपस्थिति में वाष्पशील होना चाहिए, पूर्ण अमिश्रणीय होना चाहिए, द्रवों का क्वथनांक पर अपघटित होने वाला द्रव हो उसको इस विधि से प्रयुक्त करते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपके कम दाब पर आसवन में भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन वहाँ पर हम केवल उन्हीं द्रवों का कम दाब पर आसवन करते हैं जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं और वहाँ पर आपका एग्जाम्पल आता है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन का शोधन या शुद्धिकरण हम किसकी उपस्थिति में, किसकी आसवन की विधि से करते हैं, निम्न दाब पर आसवन की विधि से ऐसा किया जाता है। इसी तरीके से दोनों द्रवों के वाष्प दाब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए, अर्थात इसका P1 और P2 दोनों कैसे होने चाहिए, पहले द्रव का P2 और P1 और दूसरे द्रव का P2 दोनों ही पृथक होने चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए। तभी हम यहाँ पर प्रभाजी आसवन की जगह भापीय आसवन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब इस भापीय आसवन विधि के अंदर अगर हम
विधि की बात करें तो प्रक्रिया क्या है, सिद्धांत क्या है, ये प्रक्रिया पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इसका सिद्धांत। भापीय आसवन विधि का सिद्धांत है कि यदि यहां पर द्रव के रूप में हम ले रहे हैं एनिलीन, और एनिलीन के वाष्प दाब की बात कर रहे हैं और ये वाष्प प्रावस्था के रूप में लिया गया। दूसरा हम ले रहे हैं H2O और H2O के वाष्प दाब की बात करते हैं। तो इसका वाष्प दाब मैं मान रहा हूं P1, इसका वाष्प दाब हम ले लेते हैं P2। तो एनिलीन का वाष्प दाब P1 और H2O की वाष्प का वाष्प दाब कितना है, P2। इन दोनों में यदि दोनों अलग अलग रूप से यदि इनको गर्म करके क्वथनांक तक पहुंचाया जाए तो यहां पर P1 जब P अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, P को मैं यहां पर वायुमंडलीय दाब मानूं, तो बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब अकेला हम एनिलीन लेके चलते हैं तो P1 जब P2 के बराबर होगा, जब भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। और यहां पर P2 या जल का बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब इसका भी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब भी जाकर के यहाँ पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पृथक पृथक अगर बात करें तो H2O का वाष्प दाब P2 है, स्वतंत्र रूप में जो दिया गया है वो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी ये द्रव वाष्पीकृत होना शुरू होगा, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदर्शित होता है। और पृथक रूप से एनिलीन को यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर एनिलीन का वाष्प दाब करें तभी जाके इस एनिलीन बॉयल होना शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। पृथक पृथक बॉयल होने में दोनों के क्वथनांक अलग अलग होंगे, लेकिन यदि दोनों को मिला करके जल की वाष्प को इसके विलयन में प्रवाहित करने के बाद की प्रकृति देखी जाए तो दोनों द्रवों का कुल वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तभी ये दोनों का मिश्रण उबलने लग जाएगा। तो उबलने के लिए या वाष्पीकरण के लिए क्या स्थिति हो जाएगी, तो यहां पर दोनों द्रवों में एनिलीन का वाष्पीकरण और इसका वाष्पीकरण एक साथ दोनों द्रवों पर, जो कि दोनों के वाष्प दाबों पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन पृथक पृथक दोनों द्रवों के वाष्प दाबों का योग जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी ये द्रव उबलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए P1 एनिलीन का वाष्प दाब है और P2 जल का वाष्प दाब है, तो इन दोनों का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा उस समय यह मिश्रण क्या हो जाएगा, उबलना प्रारंभ कर देगा या वाष्पशील होना प्रारंभ कर देता है। तो P1 और P2 पृथक पृथक तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने पर अलग अलग क्वथनांक दर्शा रहे हैं, लेकिन यदि दोनों का वाष्प दाब दोनों के मिश्रण के रूप में यदि हम इनका वाष्पीकरण करें तो दोनों के वाष्प दाबों का योग जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ यह द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा या ये द्रव वाष्प बनाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यदि पृथक पृथक रूप से देखें तो यहां पर P1 जो दिया गया पृथक रूप से वायुमंडलीय दाब से क्या है, कम है, अर्थात दिया गया द्रव का पृथक द्रव तो उच्च ताप पर उबलेगा, लेकिन यहां पर मिश्रण के अंदर जो एनिलीन का वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब से बहुत कम होगा, फिर भी ये दोनों द्रव एक साथ उबल रहे तो या एक साथ वाष्प निर्मित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर वाष्प दाब कम वाष्प दाब पर ही वाष्पीकरण प्रारंभ हो रहा है और वाष्प दाब कम पर ही वाष्पीकरण यदि प्रारंभ होता है तो ऐसी स्थिति में एनिलीन का क्वथनांक घटकर कम हो जाए। कम वाष्प दाब है तो निम्न वाष्प दाब पर यदि द्रव उबल रहा है तो उसका क्वथनांक घटकर क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ पर इस रूप में प्रदर्शित करेंगे। सेकंड यदि बात की जाए तो पृथक रूप से वायुमंडलीय दाब किससे, P2 से भी ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर जो जल उबल रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, उबलने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यहां उबलने की प्रक्रिया में P2 वायुमंडलीय दाब से बहुत कम है, फिर भी उबल रहा है। इसका मतलब निम्न वायु या निम्न वाष्प दाब पर जल के उबलने की प्रक्रिया उसके क्वथनांक को घटा देती है। निम्न दाब पर जल या द्रव के यहाँ पे एनिलीन के उबलने की प्रक्रिया में एनिलीन का क्वथनांक भी घटकर कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि पृथक पृथक तो दोनों के क्वथनांक 180 और 100 है, अर्थात एनिलीन
और जल का यदि मिश्रण लिया जाए तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रदर्शित हो तो ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यदि पृथक रूप में इसको प्रदर्शित किया जाए तो एनिलीन का क्वथनांक 180 डिग्री और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दोनों का क्वथनांक कितने पर, 98 डिग्री पर दोनों द्रव वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसका मतलब जल वाष्प को जैसे ही एनिलीन के विलयन में प्रवाहित किया जाएगा वैसे ही जल और एनिलीन की वाष्प एक साथ वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देगी। जहां पर एनिलीन का क्वथनांक 180 डिग्री था, भाप की उपस्थिति में इसका क्वथनांक दोनों द्रवों के वाष्प दाबों के योग के बराबर, जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, एनिलीन भी वाष्पीकृत होना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और एनिलीन का मिश्रण वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है। चूंकि एनिलीन क्वथनांक से निम्न ताप 98 डिग्री, क्वथनांक 180, जबकि यहाँ पर मिश्रण में 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकृत हो रहा है, इसलिए विघटित हुए बिना एनिलीन वाष्प में परिवर्तित होकर संघनित होकर के भापी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो दोनों के मिश्रण में एनिलीन यदि अशुद्ध है तो इस प्रक्रिया द्वारा हम शुद्ध एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों द्रवों के भिन्न भिन्न वाष्प दाबों का योग जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, दोनों द्रव वाष्पीकृत होते हैं और वाष्प को संघनित करके शुद्ध द्रवों को प्राप्त किया जा सकता है। और चूंकि दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं, जल और एनिलीन, तो उनको हम द्रव अवस्था के अंदर पृथककारी की सहायता से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि पूछा जाए कि भापी आसवन विधि के अंदर जो भी प्रभाज प्राप्त हो रहा है उसमें जल कितना होगा या जल की मात्रा कितनी होगी और जो एनिलीन प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ पर प्रभाज में दोनों द्रवों की मात्राओं का अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए भी हम यही तरीका या वाष्प दाब वाला तरीका काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग यहाँ पर बात कर रहा हूं भापी आसवन में प्राप्त आसुत या प्रभाज, या इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, में द्रवों की मात्राओं का अनुपात, द्रवों की मात्राओं का अनुपात ज्ञात करना। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि यदि हम भापी आसवन से एनिलीन का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एनिलीन जो प्राप्त होगी और जल जो प्राप्त द्रव अवस्था में जो प्राप्त होंगे उनकी कितनी मात्राएं प्राप्त होगी, उन मात्राओं का अनुपात हम यहाँ पर ज्ञात करने जा रहे हैं। और अगर इनका अनुपात ज्ञात किया जाए तो इसको W1 W2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसको सरल करने की प्रक्रिया क्या है, हम यहाँ पर सिंपल सा सिद्धांत काम में लेते हैं जिसमें कहा था P1 x1 इंटू P1 नोट के गुणनफल के बराबर होता है। और इसी को हम यहाँ प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, ये राउल नियम कहलाता है। तो राउल नियम के अनुसार पहले द्रव का मिश्रण जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं वह x1 और P1 नोट के गुणनफल के बराबर, और दूसरे में अगर मैं जल की बात करता हूं तो मिश्रण में जल का जो वाष्प दाब है वो उस मिश्रण में जल की मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में जल के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि P1, चूंकि P1 नोट और P2 नोट क्या है, कांस्टेंट, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा, x1 के, और P2 किसके समानुपाती हो जाएगा, x2 के। इन दोनों का यदि अनुपात लिया जाए तो इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा, x1 अपॉन x2, अर्थात यहाँ पर विलयन में दोनों द्रवों के वाष्प दाबों का अनुपात, विलयन में है, ध्यान रखना, विलयन में दोनों द्रवों के वाष्प दाबों का अनुपात उनके मूल भिन्नों के अनुपात के बराबर होता है। और चूंकि मूल भिन्नों का अनुपात किसके बराबर होता है, मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर,
जो कि मोल भिन्न में हमने सिद्ध करके भी बताया था। तो सांद्रता मात्रक जब पढ़े थे तो वहां पर x1 x2 n1/n2 के बराबर होता है। और चूंकि हम n1 n2 की बात कर रहे हैं तो n1 क्या है, जो द्रव दिया गया है उस द्रव के मोलों की संख्या, और द्रव के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है W1/m1 से, और यहाँ n2 जल के मोलों की संख्या है तो W2/m2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। W2 द्रव्यमान है और m1 और m2 जो दिए गए हैं, जिसमें m1 हो जाएगा एनिलीन का अणु द्रव्यमान, एनिलीन का अणु द्रव्यमान, जबकि m2 जो दिया गया है ये जल का अणु द्रव्यमान होता है। और जल का अणु द्रव्यमान आपको पता है 18 होता है, तो हम इसकी जगह 18 भी काम में ले सकते हैं। तो अब इस स्थिति में हमारे पास में जो रिलेशन आया है, मैं सीधा इस संबंध को इसके साथ जोड़ देता हूँ। और अगर इन दोनों के साथ जोड़ा जाए, जिसमें W1 और W2, W1 द्रव और W2 जल का द्रव्यमान है, और इन द्रव्यमानों का अनुपात ही या मात्राओं का अनुपात ही हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सूत्र के रूप में अंतिम प्रक्रिया क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, अगर मैं आसुत के अंदर दोनों द्रवों का यदि अनुपात निकालता हूँ तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः किस पर निर्भर कर रही है, वाष्प दाबों पर निर्भर कर रही है। वाष्प दाब के सापेक्ष यदि एक द्रव का संघटन हम प्रदर्शित करें तो दोनों द्रवों का संघटन उस विसरण में वाष्प दाबों के अनुसार ज्ञात किया जाता है। तो ये आ जाएगा W1/W2 इक्वल टू, इधर है P1/P2, उधर इसके साथ में W1 के नीचे M1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो M1, और ये M2 ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा M2 के रूप में। तो इस अनुपात की सहायता से, जिसमें M2 का मान 18 अगर रख दिया जाए, जो कि जल का अणु द्रव्यमान है, और इसमें यदि P1 P2 अर्थात मिश्रण में द्रव का वाष्प दाब और मिश्रण में जल का वाष्प दाब ज्ञात है, और दिए गए द्रव का यदि अणु द्रव्यमान और जल का अणु द्रव्यमान ज्ञात है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उस भापी आसवन विधि के अंदर प्राप्त होने वाले आसुत या प्रभाज या फ्रैक्शन जो है, उस फ्रैक्शन के मात्राओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल की भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से तीसरे प्रकार के द्रव युग्म जो हमने लिए थे, वो तीसरे प्रकार के द्रव युग्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसमें आपको पूरी प्रक्रिया के अंदर राउल के नियम का उपयोग किया जा रहा है, जो वाष्प दाब नियम के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। थैंक यू सो मच।